Hello everyone, this is your political science class for BA third year. Okay, in this class we are going to learn state views of गांधी जी. गांधी जी के राज्य संबंधी विचार. प्रीवियस क्लासेस में हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा था, इनकी बायोग्राफी एंड अदर पॉइंट्स. ओके, इस क्लास में हम इनकी स्टेट व्यूज़ पढ़ने वाले हैं, ये राज्य के बारे में क्या सोचते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. गांधी जी आदर्श समाज की रचना की दृष्टि से अराजकतावादी तथा मनुष्य की अपूर्णता की दृष्टि से राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने वाले व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक थे. ठीक है, ये क्या मानते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है लेकिन ये ज़रूरी भी है. ठीक है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है. इस दृष्टि से उनका कथन था कि राज्य हिंसा का घनीभूत और संगठित रूप है. एक व्यक्ति में आत्मा होती है लेकिन राज्य आत्मा रहित एक यंत्र मात्र है. वह हिंसा पर जीवित रहता है और हिंसा से उसे कभी पृथक नहीं किया जा सकता. मतलब राज्य होगा तो उसमें हिंसा भी होगी, मीन्स वायलेंस भी होगी. ठीक है, और उसे कभी सेपरेट भी नहीं किया जा सकता. ठीक है, लेकिन वह मनुष्य को अपूर्ण मानते थे. मनुष्य क्या है, इनकम्प्लीट है, और इसलिए राज्य के अस्तित्व को वह उसकी अपूर्णता का परिचायक कहते थे. ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए जिससे हम राज्य को एक अच्छा राज्य बना सकते हैं, आदर्श राज्य बना सकते हैं. फर्स्ट हेडिंग है आपकी सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सत्ता मीन्स पावर, विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा करना. ठीक है, उसे एक के पास केंद्रित ना करके जगह जगह उसको डिवाइड करना. अगर सत्ता एक के पास रहेगी, ठीक है, तो जो राजा होगा, है ना, तो वो सारी शक्ति अपने पास रखेगा तो वो निरंकुश भी हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता डिवाइड होनी चाहिए, पावर. ठीक है, जिससे राज्य क्या रहेगा, सीमित रहेगा, उसकी पावर सीमित रहेगी. नेक्स्ट, राज्य का सीमित शासनाधिकार, लिमिटेड पावर ऑफ स्टेट. राज्य द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके, इसलिए गांधी जी उसके शासनाधिकार का क्षेत्र अति सीमित रखना चाहते थे कि उसका जो एरिया है शासनाधिकार का वो लिमिटेड होना चाहिए. ठीक है, जिससे वो लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाएँ, मिसयूज़ ना कर पाएँ. ओके, जिससे वो लोगों की लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करें. ओके, नेक्स्ट, राज्य संप्रभुता का खंडन, डेनियल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी. गांधी जी आदर्शवादी विचारक को हीगल, ग्रीन आदि के अनुसार राज्य की संप्रभुता या सर्वोच्चता में विश्वास नहीं रखते थे. वो ये नहीं मानते थे, जो आदर्शवादी लोग थे हीगल और ग्रीन, इनके अनुसार कि राज्य को सारी पावर दे देनी चाहिए. ये क्या कहते थे कि हमें राज्य का विरोध भी करना चाहिए जब वो हमारी स्वतंत्रता में बाधक उत्पन्न हो. ठीक है, अब वो हमारे सामने अनावश्यक हिंसा करे, वायलेंस करे, तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का आदर्श राज्य राम राज्य. आइडियल स्टेट ऑफ गांधी जी, राम राज्य. गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य के नाम से पुकारा है. भारतीय जनमानस में आदर्श राज्य की कल्पना राम राज्य के रूप में ही है. वो क्या चाहते थे कि उनका आदर्श राज्य क्या हो, राम राज्य हो. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, वो लोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दे, और उसका मेन मोटिव क्या हो राज्य का, लोक कल्याण, मतलब सबका भला करना. इसमें फर्स्ट हेडिंग है अहिंसात्मक राज्य, नॉन वायलेंट स्टेट. अहिंसात्मक मीन्स नॉन वायलेंट, जिसमें हिंसा ना हो. ठीक है, तो गांधी जी का आदर्श राज्य अहिंसात्मक कैरेक्टर का होगा. इसमें राज्य का अस्तित्व तो होगा लेकिन उसका आधार आधुनिक राज्य की तरह हिंसा नहीं, अहिंसा होगी. इसमें सब होंगी, सेना, पुलिस, कोर्ट, जेल, है ना, लेकिन उनका मेन मोटिव लोगों को परेशान करना ना होकर उनका भला करना होगा. ओके, नेक्स्ट, शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो शासन होगा वो कैसा होगा, लोकतंत्र होगा, मतलब लोगों द्वारा चुना जाएगा. सारी पावर किसके पास होगी, लोगों के पास होगी. नेक्स्ट, विकेंद्रित शासन व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस. विकेंद्रित मीन्स पावर का डिवाइड होना, शासन व्यवस्था मतलब जो शासन में जितनी भी पावर है वो सिर्फ एक के पास ना होकर जगह जगह डिवाइड होगी. ठीक है, जिससे क्या होगा, कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, सबके काम डिवाइड होंगे. ग्राम पंचायत सत्ता का सबसे सबल और उद्गम स्थल होगी, वहीं से वह ऊपर की ओर प्रभावित होगी. ठीक है, सबसे छोटा स्तर ग्राम पंचायत होगा, फिर उससे लेवल बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट, आर्थिक विकेंद्रीकरण,
इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज्ड, आर्थिक मीन्स जो पैसों से रिलेटेड होता है, विकेंद्रीकरण मतलब डिवाइड करना, ठीक है। पैसों का भी विकेंद्रीकरण होगा। राजनीतिक क्षेत्र की तरह आर्थिक व्यवस्था को भी पूर्ण विकेंद्रीकरण के आधार पर निर्मित किया जाएगा। जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बल्कि छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे क्या होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और पूरे देश की आर्थिक स्थिति इम्प्रूव करेगी। ओके, अगर हम सिर्फ बड़े उद्योग धंधों को समर्थन करेंगे तो फिर वो बड़े उद्योग धंधे श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगते हैं, इसलिए वो छोटे उद्योग धंधों के फेवर में थे। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य मीन्स सेक्युलर स्टेट। गांधीवाद राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, उसका स्वरूप धर्म या पंथ निरपेक्ष होगा। मीन्स कोई भी धर्म नहीं है उसका, पंथ निरपेक्ष मीन्स वो किसी भी धर्म की ओर नहीं झुकेगा। तथा उसकी नीति सर्वधर्म समभाव पर आधारित होगी। मीन्स सभी धर्म कैसे हैं, समान रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था, संपूर्ण समाज में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। वो इसमें बिलीव करते थे वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी को अधिकार प्राप्त होंगे, ये किसी को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। वर्ण तो होंगे लेकिन सब लोग इक्वल मिलेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, फ्री प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो सबके लिए अनिवार्य होगी, मतलब कंपलसरी होगी, ठीक है, और उसकी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य ही करेगा। अतः इस स्तर तक सभी को शिक्षा प्रदान करना राज्य का एक अनिवार्य उत्तरदायित्व होगा, ठीक है, जिसमें वो मन निषेध और गो हत्या निषेध व्यवस्था को भी लागू करेगा। मतलब कोई ड्रिंक नहीं करेगा और जो गाय की हत्या की जाती है वो भी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के आर्थिक विचार, इकोनॉमिक व्यूज़ ऑफ गांधी जी। अभी हमने उनके कौन से व्यूज़ पढ़े हैं, गांधी जी का आदर्श राज्य, राम राज्य। अब हम देखेंगे आर्थिक विचार, इकोनॉमिक व्यूज़, मतलब पैसों से रिलेटेड। वो क्या मानते थे, ये एक राजनीतिक ही नहीं एक अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है। तो इन्हें सारी समस्याओं के बारे में भी पढ़ता था, इन्होंने गहराई से सोचा था कि किस तरीके से हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है बड़े उद्योग धंधों का विरोध। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है, जैसा ये मैंने अभी बताया था कि वो लोग फिर कहीं ना कहीं श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगते हैं, इसलिए वो किसको समर्थन देते थे, लघु, छोटे एवं कुटीर उद्योग धंधों को, ठीक है, जिससे सब लोग क्या हों, आर्थिक तरक्की करें, सब लोगों की जो इनकम है वो रीजनेबल हो, मतलब ऐसी हो जिससे वो अपना गुजारा अच्छे से कर सके। ओके, अब इसी में है संपत्ति का प्रन्यासी सिद्धांत। गांधी जी ने संपत्ति के स्वामित्व और प्रयोग के संबंध में भी नैतिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। वे वेस्टर्न में विकसित इस दृष्टि से समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। वो क्या मानते थे कि सबके पास संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब राज्य के आधार पर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गांधी जी के सामाजिक विचार, सोशल व्यूज़ ऑफ गांधी जी। समाज के बारे में इनका क्या मानना था, ये राजनीतिक थे, आर्थिक चिंतक थे और सुधारक भी थे, ठीक है। वो समाज को भी सुधारना चाहते थे, क्योंकि अगर समाज में बुराइयां व्याप्त रहेंगी तो हम अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ओके, इसी आधार पर उनकी गणना कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारकों में की जाती है। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का समर्थन किया था और बहुत चीज़ों के अगेंस्ट भी रहे थे। उसमें फर्स्ट है वर्ण व्यवस्था का समर्थन, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। वो वर्ण सिस्टम को के फेवर में थे कि सब 4 वर्ण होने चाहिए, लेकिन उनमें किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए अस्पृश्यता निवारण, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, जो लोग श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, मीन्स जो सफाई वगैरह का कार्य करते हैं, पहले उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, लोग उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे, है ना, उनके साथ बहुत गलत काम होता था। तो ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे गांधी जी। वो क्या मानते थे, ये एक मानव समानता विरोधी अवधारणा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने इनको क्या नाम दिया, हरिजन। और ये इन्होंने कहा कि मैं भी हरिजन हूँ, ठीक है, और ये वही काम करते थे जो हरिजन करते थे, ठीक है, जैसे साफ सफाई वगैरह
सारे काम भी ये वही करते थे और अपने आश्रम वासियों को भी ऐसा करने के लिए कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट सांप्रदायिक एकता, कम्युनल यूनिटी। भारत विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है। इसमें विभिन्न संप्रदाय और जातियां निवास करती हैं। हिंदुओं का बहुमत है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन अहिंदू जो हिंदू नहीं है वो भी काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, ऐसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो ये इस पर बहुत बिलीव करते थे कि चाहे कितने भी धर्म के लोग हों, कैसे भी हों, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सांप्रदायिक एकता पर बिलीव करते थे कि हमें धर्म के नाम पर अलग अलग नहीं होना है। नेक्स्ट, स्त्री दशा सुधार, वुमेन कंडीशन इम्प्रूवमेंट। उस समय प्रीवियस टाइम में हम देखेंगे तो वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो ये उसकी इम्प्रूवमेंट में जोर देते थे कि उनकी स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें हीन नहीं समझा जाना चाहिए और उनके साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए और ना ही अपमानजनक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, वो ये चाहते थे कि दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, पुरुष और स्त्री को, और उन्हें भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए और जो जो पुरानी प्रथाएं हैं उन्हें दूर करना चाहिए, जैसे बाल विवाह, वृद्ध विवाह, देवदासी जैसी कुप्रथाओं के भी शिकार थी, उनसे उन्हें छुटकारा मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, शिक्षा सुधार, एजुकेशन रिफॉर्म। वो एजुकेशन के फेवर में थे कि हम एजुकेशन के माध्यम से ही, है ना, अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम अपनी देश को सुधार सकते हैं। तो ये इसे एक सामाजिक परिवर्तन का सबल साधन मानते थे। ठीक है, अब ये किस पर जोर देते थे कि हमें बुनियादी शिक्षा, बेसिक नॉलेज मिलनी चाहिए, है ना, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हमें शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा, मदर टंग। हमें जो भी कुछ सीखना है वो हम किस में सीखें, मदर टंग में। ठीक है, क्योंकि उससे जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधीवाद की आलोचना। भी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इन्होंने गांधीवाद सिद्धांत दिया था, अब उसको क्रिटिसिज्म किया गया है, मतलब उसकी बुराइयां की गई हैं कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कैसे, जैसे गांधीवाद को लोग वाद नहीं मानते हैं। ठीक है, आलोचक जो हैं वो क्या कहते हैं, ये कोई वाद नहीं है। क्यों, जैसे और वाद होते हैं वो सीरियल वाइज होते हैं, है ना, उनका कोई खंडन नहीं कर सकता, उनको तोड़ नहीं सकता, कोई तार्किक आधार होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वैज्ञानिक भी नहीं है, इसलिए लोग इसको कोई वाद नहीं मानते हैं। ओके, मौलिकता का अभाव मानते हैं इसमें। गांधीवाद द्वारा किन्हीं नए सिद्धांतों या अवधारणाओं का प्रतिपादन नहीं किया गया है, ये सिर्फ सत्य और अहिंसा आदि की अवधारणा पर ही डिपेंड है, इसलिए भी इसकी बुराई की गई है। और ये इम्प्रैक्टिकल आदर्शवादी है, मतलब बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए भी इसकी बुराइयाँ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधीवाद का मूल्यांकन और योगदान, एवेल्यूशन ऑफ और कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधीज्म। अब इनका मूल्यांकन और योगदान क्या है, इसमें इनकी आलोचकों ने बहुत आलोचना की है, लेकिन उसके बाद भी इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, एक राइटर है डॉक्टर जॉन हेन्स, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, ईसा मसीह के बाद गांधी जी विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक है। ठीक है, और इनकी महानता को स्वीकार करते हुए प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या कहा है, विश्व की भावी पीढ़ियां इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाएंगी कि गांधी नाम का एक हार्ड मास का पुतला कभी इस धरती पर विचरण करता था, मतलब रहता था। ठीक है, तो इनकी बहुत सारा योगदान रहा है, जिसमें इनका एक गीत में भी इनके उस योगदान के बारे में बताया गया है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।